अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा और तालिबात। सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स इस चैप्टर का आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्टेशनरी वेव्स या साकिन लहरें। यहाँ आप देखिए कि वर्ड साकिन जो है या इंग्लिश में स्टेशनरी, इसका मतलब होता है कोई चीज़ जो रुकी हुई हो या हालत सुकून में हो। और लहरों के ताल्लुक से अभी तक हमने जो पढ़ा है वो ये है कि लहर तो एक ऐसी चीज़ होती है जो लगातार आगे बढ़ती रहती है, वो रुकी हुई नहीं हो सकती। तो फिर ये कौन सी लहरें हैं जो साकिन हैं या ये कौन सी लहरें हैं जो अपनी जगह पे रुकी हुई हैं। तो आइए अब हम इन्हीं लहरों को जो है समझने की कोशिश करते हैं कि साकिन लहरें या स्टेशनरी वेव्स होती क्या हैं और ये कैसे तैयार होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आप गौर कीजिए कि मान लो हम लोगों ने यहाँ पर एक सादा मौसीकी तरक्की पजीर लहर, मतलब हम लोगों ने एक प्रोग्रेसिव वेव ली है और ये जो प्रोग्रेसिव वेव है ये यहाँ से कुछ इस अंदाज में हरकत करते हुए ऐसे जा रही है। ओके, मतलब यहाँ से ये इस तरफ जा रही है। यहाँ पर इसका जो हैता है वो बिल्कुल एक जैसा है, यानी हमको हैता जो है वो कांस्टेंट लेना है। जो हैता यहाँ है वो हैता यहाँ पर भी है। तो अब आप एक चीज़ देखिए कि अगर ये अर्जी लहर यहाँ से निकल कर यानी ऐसे इधर ये डायरेक्शन में हरकत करते हुए अगर ये इस तरफ जाकर यहाँ आके टकरा जाती है इस दीवार से, या ये जो यहाँ पे कोई डेंसर सरफेस है, ओके, मतलब कोई कसीफ वास्ता है उतना वहाँ पर, और वहाँ जाके वो टकरा जाती है, तो हमको पता है कि यहाँ पर उसका इनेकास हो जाएगा। अब इनेकास अगर हो जाएगा तो फिर ये लहर पलट कर वापस जाएगी, और जाहिर है डेंसर सतह से जब इनेकास होता है तो 180 डिग्री का फेस चेंज होता है, और 180 डिग्री फेस चेंज के साथ में फराज की जगह पर नशेब आ जाता है और नशेब की जगह पर फराज। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फराज है ये यहाँ पर नशेब बन जाएगा। इस जगह पर यहाँ से निकलते वक्त इसको हमको ये इस तरीके से बताना पड़ेगा। तो निकलने वाली जो वेव है उसका पहला हिस्सा नशेब होगा, फिर उसके बाद जाहिर सी बात है दूसरा जो हिस्सा होगा वो होगा फराज, यानी जहाँ पर पहले नशेब था वहाँ पर अब फराज आ जाएगा, और फिर जहाँ पर पहले फराज था वहाँ पर नशेब आ जाएगा। और इस तरीके से ये वाली जो लहर है ये इधर जाना शुरू कर देगी। आप लोग गौर से देखिए, जो डिज़ाइन आपके सामने नज़र आ रहा है इसमें ये वाली जो लहर है ये इधर जा रही है। ओके, ये वाली डायरेक्ट इसका आगे बढ़ने की सिमत ये वाली है, लेकिन टकरा कर जो लहर वापस जा रही है तो उसकी सिमत ये है। इस तरह से ये वाली लहर इधर जा रही है। अब यहाँ आप इमेजिन ऐसा कीजिए कि ये आने वाली लहर लगातार आ रही है। ओके, यानी यहाँ इस जगह पर ये जो सोर्स है, ये सोर्स इस पहले वाली लहर को, जिसको हमने यहाँ पर थोड़ी देर के लिए हम वाक़ई लहर नाम दे देते हैं, यानी इंसिडेंट वेव, और ये जो है ये हमारी मुनाकिसा लहर है। तो आपको यहाँ पर ये सोचना है कि जो सोर्स है, ये जो मंबा है, ये इस वाक़ई लहर को लगातार पैदा कर रहा है, कंटिन्यू। अगर ये लगातार अर्जी लहर को पैदा करते रहेगा और वो अर्जी लहर यहाँ से अगर आगे बढ़ती रहेगी तो इस दीवार से टकराने के बाद ये मुनाकिसा लहर लगातार यहाँ से इधर जाती रहेगी। मतलब वाक़ई लहर का जाना और मुनाकिसा लहर का वापस होना, ये दोनों अमल मान लो के साथ में हो रहे हैं। अगर ये दोनों अमल साथ में होते हैं तो इसका लाजमी नतीजा ये होगा कि वाक़ई लहर और मुनाकिसा लहर दोनों आपस में मिक्स होना शुरू हो जाएंगे, और अगर ये दोनों मिक्स हो गए तो जिस जगह पर वाक़ई लहर का फराज है वहाँ पर मुनाकिसा लहर का नशेब आ जाएगा, और ये दोनों मिल जाएंगे और मिलकर ये एक चीज़ तैयार हो जाएगी। ये जो चीज़ यहाँ पे तैयार हुई है इसे हम कहते हैं लूप, या उर्दू में हम इसे कहते हैं हल्का। ओके, ये वर्ड आप याद रखिए। तो यहाँ पर ये पहला लूप तैयार हुआ, ये दूसरा लूप तैयार हुआ, ये तीसरा लूप तैयार हुआ। ओके, अब आप गौर कीजिए कि अगर इस मंबे में से, मतलब ये जो मंबा है, इस मंबे में से अगर लगातार ये लहर निकल रही है, वाक़ई लहर इंसिडेंट वेव अगर यहाँ से लगातार जा रही है और उधर से रिफ्लेक्टेड रेज वेव जो है वो लगातार वापस आ रही है, तो इन दोनों के दरमियान सुपरपोजिशन की वजह से, इंतबाक की वजह से ये नई लहर तो बन जाएगी। और ये नई लहर अगर बन गई और साथ में जिसके अंदर ये हमको हल्के नज़र आएंगे,
सवाल ये होता है कि क्या ये हल्के आगे या पीछे सरकेंगे या नहीं हरकत करेंगे। तो जाहिर है बिल्कुल इसका जो जवाब होगा वो ये होगा कि ये हल्के जो है ये अपनी जगह पर आपको बिल्कुल रुके हुए नजर आएंगे। सिर्फ आप उनका वाइब्रेशन देखोगे, आपको दिखेगा कि ये पहले वाला जो हल्का है इसके अंदर आपको वाइब्रेशन ये इस तरह से नजर आएगा यहाँ पर, यानी तमाम जर्रात जो है उनका वाइब्रेशन कुछ ऐसा होगा। इसमें ये वाला जर्रा वाइब्रेट नहीं करेगा और ये जर्रा वाइब्रेट नहीं करेगा। फिर बाजू वाले हल्के के अंदर आप देखेंगे इसके अंदर ये जर्रात का वाइब्रेशन कुछ इस तरह से होता रहेगा, यहाँ पर ऐसे। ओके, इसमें भी फिर ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट वाइब्रेट नहीं करेगा। इधर वाले हल्के में बात करेंगे तो ये इनका वाइब्रेशन कुछ इस तरह से होगा और इसके बाद ये वाला पॉइंट वाइब्रेट नहीं करेगा। ओके, तो अब आप गौर से देखिए कि हर हल्का, जो भी हल्का तैयार हुआ वो अपनी अपनी जगह पर कायम है, वो अपनी अपनी जगह पर रुका हुआ है। सिर्फ उसके जो पार्टिकल्स है, उसके जो जरात है वो ऊपर नीचे ऐसे वाइब्रेट हो रहे हैं और उनके वाइब्रेशन की वजह से ही हल्के का डिजाइन यहाँ पे तैयार हुआ है। ओके, लेकिन ये हल्का ट्रैवल करके इधर नहीं जाएगा, ये हल्का इधर नहीं जाएगा या उधर नहीं जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये हल्के जो हैं, ये जो लूप्स हैं, ये ना तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं और ना ही ये रिवर्स डायरेक्शन में जा रहे हैं, ना तो ये आगे बढ़ रहे हैं और ना ही ये पीछे जा रहे हैं। ये जो लहर तैयार हुई, ये जो रिजल्टेंट वेव, ये जो महासिल लहर यहाँ पे तैयार हो गई है, इसे हम कहते हैं साकिन लहर। ओके, और इसको साकिन लहर क्यों कहते हैं तो उसका रीज़न आपको समझ में आ गया होगा कि ये लहर जब एक बार बन जाती है तो ये लहर, यानी हल्कों वाली ये जो लहर है, लूप्स वाली ये जो लहर यहाँ पे तैयार हो गई, तो ये लूप्स क्योंकि आगे या पीछे हरकत नहीं करते, इसीलिए हम इसे साकिन लहर कहते हैं। ओके, मुझे यकीन है आपको ये कंसेप्ट ध्यान में आ गया होगा। आइए अब हम इनकी मतलब ये जो साकिन लहर जो हमने लोगों ने यहाँ पे अभी तैयार की है, हम इसकी तारीफ जो है देखने की कोशिश करते हैं कि इसकी तारीफ क्या होगी, इसकी डेफिनेशन हम क्या बनाएंगे। तो बहुत आसान है, आप लोग गौर करो, यहाँ पर हमने तरक्की पजीर लहरें दो लिए हैं। एक हमारी ये वाक़ई या इंसिडेंट वेव, ये नंबर 1, और दूसरी ये मुनाकिसा लहर, ये नंबर 2। दोनों लहरों के अंदर ख़ास बात यह है कि दोनों का हैता बिल्कुल एक जैसा है, मतलब दोनों का एम्पलीट्यूड एक जैसा है। अगर आप दोनों का तूले मौज देखेंगे तो तूले मौज भी बिल्कुल एक जैसा है। दोनों की तवातीर एक जैसी है, दोनों का वक्त दौरान एक जैसा है। ओके, तमाम चीज़ें दोनों लहरों में एक जैसी है क्योंकि दोनों आइडेंटिकल लहरें हैं, एक जैसी लहरें हैं। तो दो लहरें होना चाहिए, दो सादा मौसी की तरक्की पजीर लहरें होना चाहिए जिनका हैता, तूले मौज, तवातीर, वक्त दौरान सब कुछ एक जैसा हो। ओके, ये दोनों लहरें जब एक ही लाइन पर, मतलब ये जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर, एक लाइन के ऊपर या एक खत के ऊपर मुखालिफ सिमत में हरकत करते हैं। ओके, जब ये एक दूसरे के साथ मुखालिफ सिमत में हरकत करते हैं, उस वक्त इनके दरमियान आपस में इंतबाक का अमल हो जाता है और उस इंतबाक के अमल के नतीजे में जो नई लहर तैयार होती है वो लूप्स से या हल्कों से मिलकर बनी होती है। इस नई लहर को हम साकिन लहर कहते हैं। ओके, यहाँ पर एक चीज़ जो ध्यान में रखना है वो ये है कि दोनों लहरों के अंदर हैता, तूले मौज, तवातीर, वक्त दौरान ये सब एक जैसा होना चाहिए, सिर्फ फेज जो है वो अपोजिट होना, हैयत जो है वो एक जैसी नहीं चाहिए। क्योंकि यहाँ पर ये दोनों लहरों के दरमियान अगर आपको इंतबाक कराना है और साकिन लहर अगर पैदा कराना है तो उनका फेज अपोजिट होना चाहिए। हमने अभी देखे थे कि फराज की जगह पे नशेब हो तो ही ये लहर बनेगी। अगर आप इमेजिन करो कि आपने एक लहर जो है इस सिमत से भेजे, एक लहर उधर से भेजे और दोनों लहरें अगर सेम फेज वाली हों, एक जैसी हैयत वाली अगर हों, तो फिर उनके दरमियान जब इंतबाक होगा तो वो तो एक बड़ी लहर बन जाएगी। ओके, वो जो लहर बनेगी वो तो सादा मौसी की वो एक रिजल्टेंट वेव जो बनेगी तो वो कुछ अजीब सी एक वेव बनेगी। मुमकिन है वो भी एक साकिन लहर जैसी ही कोई चीज़ तैयार हो, लेकिन वो एग्जैक्टली हम उसके बारे में नहीं कह सकते कि वो साकिन लहर बनेगी। लेकिन अगर दोनों लहरों का जो फेज है, दोनों लहरों की जो हैयत है, अगर वो आउट ऑफ फेज है, मतलब एक दूसरे से मुखालिफ हैयत वाली अगर दोनों लहरें हैं, तो अब हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि जो नई लहर बनेगी, यानी महासिल लहर जो तैयार होगी, तो वो एक साकिन लहर होगी। ओके, तो मुझे यकीन है कि आपको शायद अब ये पूरा जो कंसेप्ट है वो ध्यान में आ गया होगा।
एक बार उसकी मैं डेफिनेशन आपको बताता हूँ ताकि आप उस तरीके से उसको नोट डाउन करें। देखिए, सबसे पहले इसके अंदर हमने दो लहरें लिए थे, तो हम इसकी शुरुआत इस तरह से करेंगे कि अगर एक जैसी दो सादा मौसीकी तरक्की पजीर लहरें एक ही ख़त पर मुखालिफ सिमत से हरकत करती हैं, तब उनके दरमियान इंतबाक का अमल वाक़ हो जाता है, जिसके नतीजे में एक नई माहसिल लहर तैयार हो जाती है जो हलकों पर मुश्तमिल होती है। इस नई लहर को साकिन लहर कहते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम उसकी डेफिनेशन जो है वो बना सकते हैं। ओके, अब आइए हम इस चीज़ को देखते हैं कि इस साकिन लहर में इसकी खुसूसियात क्या क्या हैं। ओके, तो देखिए, इसमें सबसे पहले इसकी पहली खासियत जो हमको नज़र आ रही है इसमें, वो ये है कि साकिन लहर जब भी तैयार होगी, ये अब आपके सामने यहाँ पे साकिन लहर का पूरा डिज़ाइन जो है वो आपके सामने मौजूद है। ओके, साकिन लहर जो है वो ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग साकिन लहर कहेंगे। जैसा आप देख रहे हो कि यहाँ पर हमने इसको 3 हलकों पर मुश्तमिल बताया है, 3 हलकों से मिलकर 3 लूप से बनी हुई ये लहर है। ओके, तो चलिए इसकी खुसूसियात पर अब हम गौर करते हैं। यहाँ पर सबसे पहली जो चीज़ आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि जब ये साकिन लहर तैयार होगी, तो जब ये एक बार अगर साकिन लहर तैयार हो जाती है, एक बार अगर ये हल्के तैयार हो जाते हैं, तो फिर ये हल्के ना आगे बढ़ते हैं ना पीछे जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक रुकी हुई लहर है। तो इसकी पहली खासियत हम यही बोल सकते हैं कि साकिन लहर एक ऐसी लहर होती है जो ना तो आगे की सिमत में बढ़ती है और ना ही पीछे की सिमत में जाती है, इसीलिए इसे हम साकिन लहर कहते हैं। इसके अलावा इसको एक और नाम इसको दिया गया है और वो नाम है कायम लहर। आप याद रखो, कायम का मतलब होता है खड़ा हुआ, इसीलिए इसे इंग्लिश में स्टैंडिंग वेव भी कहते हैं। स्टैंडिंग वेव का मतलब रहेगा ऐसी वेव जो अपनी जगह पर स्टैंड होती है, मतलब अपनी जगह पर खड़ी रहती है, ना आगे बढ़ती है ना पीछे जाती है, इसलिए उसे स्टैंडिंग वेव भी कहते हैं। उर्दू में हम उसे कायम लहर कह सकते हैं। तो ये इसकी पहली खासियत हो गई। दूसरी खासियत जो है वो ये है कि जब ये लहर आगे या पीछे नहीं बढ़ती, ना आगे जाती है ना पीछे हटती है, तो ऐसी लहर के जरिए आप तवानाई को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल नहीं कर सकते हैं। जबकि हमने इससे पहले तरक्की पजीर लहर के टाइम पर हमने पढ़ा था कि लहर का मतलब ही होता है तवानाई को आगे बढ़ाना। ओके, लहरी हरकत जो चीज़ है वो एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर तवानाई लगातार आगे बढ़ती है, लेकिन क्योंकि ये लहर जो है ये ना आगे बढ़ती है ना पीछे जाती है, इसलिए इसके ज़रिए हम तवानाई को आगे या पीछे जो है एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल नहीं कर सकते हैं। तो ये उसकी दूसरी खासियत हो गई। ओके, तीसरी खासियत जो है वो हम यहाँ पे आप गौर करो कि इसमें हमको नज़र आ रहे हैं, जैसे ये वाले पॉइंट को आप देखो, पहले पॉइंट को, ये अपनी जगह पे रुका हुआ है ना, इसका वाइब्रेशन 0 है, इसका वाइब्रेशन बस यहाँ तक हो रहा है। ये वाले ज़र्रे का वाइब्रेशन इतना बड़ा है, इस ज़र्रे का वाइब्रेशन यहाँ सबसे बड़ा है इस हल्के के अंदर, फिर इसका वाइब्रेशन कम हो गया, इसका थोड़ा और कम हुआ, इसका वाइब्रेशन 0 हो गया। तो एक चीज़ यहाँ समझ में आ रही है और वो ये है कि तमाम ज़र्रात जो हैं जो एक हल्के में पाए जाते हैं, उन सब का हैता जो है वो बदला हुआ होता है। हर ज़र्रा एक अलग हैता के साथ इर्तियाश करता है, मतलब वो उसका हैता मुस्तकिल नहीं रहेगा, बल्कि उसका जो हैता है वो हर ज़र्रे का हैता जो है वो अगले या पिछले ज़र्रे से उसका हैता अलग रहेगा। जैसे ये वाले पॉइंट का हैता 0 है, इसका हैता थोड़ा सा ज़्यादा है, ये बीच वाले का बीच वाला जो है हल्के का बिल्कुल बीच वाला जो पॉइंट है उसका जो हैता है, उसका जो इर्तियाश है वो सबसे बड़ा है। ओके, तो ये इसकी एक ख़ास बात होती है। लेकिन एक और चीज़ है और वो ये कि एक हल्के के अंदर जो ज़रात होते हैं वो तमाम के तमाम ज़रात एक ही फेज़ में होते हैं, मतलब वो सबके सब एक साथ, अगर वाइब्रेशन में ऊपर जा रहे हैं तो वो सब एक साथ ऊपर जाएंगे, वाइब्रेशन में नीचे जा रहे हैं तो सबके सब एक साथ नीचे जाएंगे, मतलब एक हल्के के ज़रात सब के सब एक जैसी हैयत में होते हैं। हाँ, यहाँ एक और ख़ास बात ये भी है कि जो इर्तियाशी हालत या जो फेज़ इस हल्के का होगा उसका बिल्कुल आउट ऑफ फेज़ इसमें होगा, फिर इसका आउट ऑफ फेज़ इसमें होगा।
ओके, इसका मतलब ये हुआ कि एक हल्के के जर्रात का जो इर्तियाश है, जैसे मान लो इसमें इर्तियाश ये सिम्त में हो रहा है तो इसमें इर्तियाश ये डायरेक्शन में होगा, फिर इसमें इर्तियाश ये सिम्त में होगा। मतलब इन दोनों के दरमियान अगर हैयत का फर्क लेंगे तो वो पाई रेडियन का आएगा, इन दोनों में अगर हैयत का फर्क लेंगे तो वो पाई रेडियन का आएगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि जब कोई साकिन लहर तैयार होती है तो उसमें हर एक हल्के में पाए जाने वाले तमाम ज़र्रात का फेज, तमाम ज़र्रात की हैयत एक जैसी होती है, लेकिन बाजू वाला जो हल्का होता है उसके तमाम ज़र्रात की जो हैयत है या उसका जो फेज है वो पहले वाले हल्के से या उसके बाद वाले हल्के के ज़र्रात से आउट ऑफ फेज होता है या मुखालिफ हैयत में होता है। ओके, तो ये भी इसकी एक खासियत हो गई। इसके बाद अब हम इसी के साथ जुड़ा हुआ एक बहुत ही ख़ास पॉइंट हम यहाँ नोट करेंगे, और वो ये है कि अभी जैसा हम देख रहे हैं कि इस पर्टिकुलर फिगर में जैसे कि हमारी साकिन लहर के अंदर हमको 3 हल्के दिखाई दे रहे हैं, तो इन 3 हल्कों में से अगर हम इस जरे पे गौर करें तो इसका इर्तियाश बिल्कुल नहीं हो रहा है, ये अपनी जगह पे बिल्कुल रुका हुआ है। ओके, तो इसको हम लोग नाम देंगे नोड। ये वर्ड आप याद रखिए, नोड। ओके, उर्दू में हमने इनके लिए जो वर्ड हम यूज करेंगे वो है उकदा। ओके, तो नोड या उकदा, तो नोड्स का मतलब रहेगा, नोड यानी वो पॉइंट जिसका इर्तियाश 0 होता है। ओके, इसके बाद अगर आप गौर करो तो इसका इर्तियाश थोड़ा बढ़ गया, इसका थोड़ा ज्यादा हो गया, लेकिन इसका इर्तियाश, ये जो बीचों बीच वाला जो जर्रा है इसका इर्तियाश आजम है, इसको हम लोग नाम देंगे एंटी नोड। ओके, इसका नाम क्या रहेगा इस पॉइंट का, एंटी नोड, और उर्दू में हम उनको बोलेंगे जिद उगदा। तो ये आप उर्दू और इंग्लिश दोनों भी अल्फाज जो है बराबर ध्यान में रखिए। नोड्स का मतलब रहेगा ऐसा जर्रा या ऐसे जर्रात जहां पर इर्तियाश का जो रहता है वो सिफर होगा, और एंटी नोड्स का मतलब होता है जिद नोड का, जिद उगदा जो है एंटी नोड्स जो है उसका मतलब होता है ऐसे जर्रात जिनका इर्तियाश आजम होता है। ओके, इसके बाद आप लोग गौर करो कि ये जो पॉइंट है ये भी एक नोड है, और ये बीच वाला जो पॉइंट है ये एंटी नोड है, फिर ये वाला पॉइंट जो है वो नोड है, और ये बीचों बीच वाला पॉइंट ये एंटी नोड है, फिर ये वाला जो पॉइंट है ये नोड है। तो अब आप यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इसको देखकर भी समझ सकते हो। आप लोग देखो इसमें इस फिगर के अंदर 3 हल्के हैं, तो 3 हल्के हैं, तो 3 हल्कों वाली इस साकिन लहर के अंदर नोड्स की तादाद 4 है, जैसे आप नज़र आ रहा है आप लोगों को N1, N2, N3, N4। ओके, तो 4 नोड्स हैं इसके अंदर, जबकि हल्कों की तादाद 3 है। लेकिन अगर हम एंटी नोड्स गिनेंगे तो क्योंकि एंटी नोड हर हल्के के दरमियान में होता है, बीचों बीच वाला पॉइंट जो है वो एंटी नोड होता है, इसका मतलब ये हुआ कि जितने हल्के होंगे उतने ही एंटी नोड होंगे। तो यहाँ पे 3 हल्के हैं, इसलिए यहाँ पर एंटी नोड भी 3 ही हैं, तो A1, A2 और ये A3, मतलब 3 एंटी नोड हैं, जबकि इसके अंदर नोड जो है उनकी तादाद 4 है। ओके, अब मैं आखिरी खासियत की तरफ, मतलब आखिरी कुछ बातों या खुसूसियात की तरफ चलता हूँ। आप लोग अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा एक और अलग नज़र से देखने की इसको कोशिश करो। देखो, सबसे पहले मैं इसके अंदर आप लोगों को जाने वाली जो लहर हमने पहले बनाए थे अर्जी लहर, मैं उसको शेड करके बता देता हूँ। आप लोग गौर से देखिए, ये वाला जो पार्ट है ये जाने वाली लहर का फराज है या फराज था पहले, यानी साकिन लहर बनने से पहले ये फराज था, उसके बाद साकिन लहर बनने से पहले ये नशेब था, फिर उसके बाद ये फराज था। ओके, तो ये जो शेडेड पार्ट है ये अर्जी लहर है। ओके, इस अर्जी लहर के अंदर, यानी ग्रीन कलर से जिसको मैंने शेड बनाया हूं, तो ये अर्जी लहर है जो कि इधर से इधर जा रही थी, बाद में पलट कर वापस हुई एक दूसरी लहर। ओके, अब आप गौर करो कि अगर हम इस शेडेड वाली लहर को अगर गौर से देखेंगे तो ये उसका फराज, और उसके बाद फिर ये नशेब, फिर ये दूसरा फराज शुरू हो गया। इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक का जो फासला होगा, यहां पर ये एक वेव कंप्लीट हो रही है, और अगर ये एक वेव कंप्लीट हुई मतलब यहां से लेकर यहां तक का जो फासला है ये वेवलेंथ होगा, तूले मौज होगा, तो हम इसे लैम्डा से जाहिर कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि नोड नंबर 1 से नोड नंबर 3 का जो फासला है
नोड नंबर 1 से लेकर नोड नंबर 3, ओके, N1 से लेकर N3 के दरमियान का जो फासला है वो तूले मौज होगा। और अगर ये तूले मौज होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इतना फासला जो है ये फासला लैम्डा बाय 2 होगा, क्योंकि अगर ये पूरा लैम्डा है तो फिर ये वाला फासला उसका आधा होगा, ये N1 से N2 का, या फिर N2 से N3 का ये वाला फासला जो है ये लैम्डा बाय 2 होगा। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर हम एक चीज़ जो देख रहे हैं वो ये है कि अगर हम इसमें लूप लेंथ की अगर बात करें, लूप लेंथ का मतलब रहेगा हल्के की लंबाई। तो हल्के की लंबाई अगर हम उसकी अगर हम बात करें तो उसकी कीमत हमेशा लैम्डा बाय 2 के बराबर होगी। तो लूप लेंथ जो है वो हमेशा कितनी होती है, लैम्डा बाय 2। ओके, अब आखिरी चीज़ आपको जो देखना है इसके अंदर वो ये है कि यहाँ पर आप गौर करो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब ये नोड से लेकर ये नोड के दरमियान का जो फासला है ये फासला लैम्डा बाय 2 है, और ये एंटी नोड उसके बीचों बीच में है। तो इसका मतलब अगर मैं ये फासला लेता हूँ, यानी नोड से लेकर एंटी नोड का फासला अगर लेता हूँ तो वो लैम्डा बाय 2 का आधा हो जाएगा, और अगर लैम्डा बाय 2 का आधा होता है तो वो हो जाएगा लैम्डा बाय 4। तो इस तरीके से साकिन लहर के अंदर कोई भी दो लगातार नोड और एंटी नोड, नोड और अगला एंटी नोड जो होगा उनके दरमियान का फासला लैम्डा बाय 4 होता है, जबकि लूप लेंथ हमेशा लैम्डा बाय 2 होती है। मतलब कोई भी दो नोड्स के दरमियान का फासला लैम्डा बाय 2 होता है। उसी तरीके से कोई भी दो एंटी नोड के दरमियान का फासला अगर आप लेंगे, मतलब अगर आप ये वाला फासला अगर गिनते हैं दो एंटी नोड के दरमियान का फासला, तो ये भी लैम्डा बाय 2 होगा, क्योंकि साकिन लहर जो पूरी की पूरी सिमेट्रिकल लहर होती है। मुझे यकीन है कि आपको ये तमाम खुसूसियात जो है ये ध्यान में आ गई होंगी। अब हम यहाँ पर एक और पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। अगला पॉइंट जिसको मुझे यहाँ पर आपको डिस्कस करना है वो है कि साकिन लहर और तरक्की पजीर लहर, मतलब प्रोग्रेसिव वेव, इन दोनों में आखिर क्या क्या फ़र्क होता है, इन दोनों के दरमियान कौन कौन से ऐसे पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस होते हैं। तो आइए हम इसको एक टेबल में मतलब इसको बनाने की कोशिश करते हैं। सपोज करो कि यहाँ पर मैं इस जगह पर स्टेशनरी वेव लेता हूँ और इस जगह पर मैं ले लेता हूँ प्रोग्रेसिव वेव, मतलब तरक्की पजीर लहर, और इधर साकिन लहर। तो अब आप देखिए, अगर हम इनके पॉइंट्स को अगर नोट करते जाएं तो सबसे पहले तरक्की पजीर लहर का जो पहला पॉइंट होगा वो ये है कि ये लहर, तरक्की पजीर लहर लगातार आगे की सिमत में बढ़ती चली जाती है। ओके, इसका मामला ये रहेगा, साकिन लहर की तरफ का पॉइंट आएगा कि साकिन लहर एक ऐसी लहर होती है जो ना आगे जाती है ना पीछे जाती है, बल्कि अपनी जगह पर साकिन हालत में रहती है, कायम रहती है। ओके, ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप लोग देखिए कि प्रोग्रेसिव वेव जो है, अगर वो अर्जी लहर है तो वो नशेब और फराज से मिलकर बनी होगी, अगर वो तूली लहर है तो वो तलतीफ़ और तकसीफ के से मिलकर बनी होगी, जबकि हमारी जो साकिन लहर है वो हमेशा हल्कों से मिलकर बनी होती है। ओके, यानी ये हमेशा लूप से मिलकर बनी होती है। नंबर 3, तीसरा पॉइंट, क्योंकि प्रोग्रेसिव वेव लगातार आगे बढ़ती है इसीलिए उसके ज़रिए तवानाई को आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हो। तो यहाँ पर तीसरा पॉइंट क्या आ जाएगा कि तवानाई को आप एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर सकते हो। यहाँ पर जब हम बात करेंगे कि साकिन लहर जो है उसके ज़रिए तवानाई को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये लहर आगे या पीछे हरकत नहीं करती है। ओके, इसके बाद नंबर 4, तरक्की पजीर लहर के तमाम ज़र्रात का जो हैता है वो बिल्कुल कांस्टेंट रहता है। तमाम ज़र्रात जो है वो एक ही हैता से मुर्तइश होते हैं, जबकि साकिन लहर में हर ज़र्रे का हैता मुख्तलिफ होता है। ओके, हर अगला ज़र्रा जो है वो पिछले ज़र्रे से हैता के लिहाज से अगर देखा जाए तो, उनका एम्पलीट्यूड के लिहाज से अगर बात करें तो उसका हैता जो है वो बिल्कुल अलग होता है। इस तरीके से हम साकिन लहर और प्रोग्रेसिव वेव के दरमियान फ़र्क कर सकते हैं। इसी तरह से चलो ठीक है, यहाँ पर कम से कम
इतनी बातें जो है हम इसमें बयान कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर फेज़ यानी हैयत की भी अगर एक पॉइंट अगर आप ध्यान में रखना चाहें तो आप उसको भी ध्यान में रख सकते हो। आप देखिए कि तरक्की पजीर लहर के अंदर जो फेज़ है, हैयत जो है वो हर ज़र्रे की हैयत अलग होती है। मतलब हर अगला या पिछला जो ज़र्रा है वो बिल्कुल अलग हैयत वाला होता है, पिछले वाले ज़र्रे से या अगले वाले ज़र्रे से उसकी जो हैयत है, उसका जो फेज़ है वो अलग होता है। लेकिन यहाँ का मामला बिल्कुल अलग है। साकिन लहर के अंदर एक लूप के अंदर के जो ज़र्रात होते हैं, एक लूप के अंदर जितने भी ज़र्रात होते हैं उन तमाम ज़र्रात का फेज़ बिल्कुल एक जैसा होता है। तमाम ज़र्रात की हैयत जो तमाम ज़र्रात की जो हैयत है वो बिल्कुल एक जैसी होती है अगर वो एक ही लूप के या एक ही हल्के के रहने वाले ज़र्रात हैं तो। ओके, इतना एटलीस्ट ये जो पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस जो है अभी हमने बात किए, कम से कम आप इतनी बातें ध्यान में रखिए, इन सबको बराबर नोट डाउन कर लीजिए। अब हम एक मैथमेटिकल क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी बड़ा आर्टिकल है इस चैप्टर का। वो ये है कि अगर एक दो सिरों पर खींचा हुआ एक तार है और उस तार में अगर आपने साकिन लहर तैयार किए तो उस साकिन लहर, उस स्टेशनरी वेव की इक्वेशन क्या होगी। ओके, तो इक्वेशन ऑफ ए स्टेशनरी वेव ऑन ए स्ट्रिंग, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, मतलब एक खींचे हुए तार पर तैयार होने वाली साकिन लहर की मसावत। ओके, तो अब आप देखिए, अभी हमने जैसा देखे कि साकिन लहर अगर हमको बनाना है तो हमको दो सादा मौसीकी तरक्की पजीर लहरों की ज़रूरत पड़ती है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि एक्स महवर जो है उसकी पॉजिटिव साइड में एक लहर जा रही है। ओके, मान लो कि यहाँ पर ये ऐसी एक्स महवर है तो एक लहर ये सिम्त में जा रही है, तो हम पहले उस लहर की मसावत यहाँ पर बना लेते हैं। जाहिर है उसकी मसावत आ जाएगी y1 इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई इन ब्रैकेट स्मॉल t बाय कैपिटल T माइनस एक्स बाय लैम्डा। ओके, अब आप इसको चाहो तो ये मसावत आप याद रखिए बराबर। यहाँ पर आप देखो कि ये जो 1/t है, कैपिटल यानी स्मॉल t अपॉन कैपिटल T जो है उसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 1/t इंटू स्मॉल t। उसमें से ये जो 1/t है एक्चुअली ये n है, तवातिर है। तो अगर मुझे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड अंदाज में अगर लिखना हो तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ y1 इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई इन ब्रैकेट 1/t की जगह पर ले लेंगे n t माइनस एक्स बाय लैम्डा। सपोज करो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। ओके, यानी एक्स महवर की पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने वाली लहर ये वाली है। इस लहर का जो हैता है वो ए है, इसकी तावातिर n है, वक्त दौरान t है और उसका तूले मौज लैम्डा है। ओके, अब हम ये इमेजिन करेंगे कि एक लहर एक्स महवर से निगेटिव सिम्त में आ रही है, यानी एक्स महवर की जो निगेटिव साइड है वो सिम्त में आ रही है। तो अगर मैं यहाँ पर एक्स महवर की निगेटिव साइड अगर लेता हूँ तो निगेटिव साइन के अंदर मुझे ये एक्स को निगेटिव लेना पड़ेगा, और जैसे मैं यहाँ पर एक्स को निगेटिव लूंगा तो वो निगेटिव और ये निगेटिव प्लस हो जाएगा। इसका मतलब वो जो लहर बनेगी उसकी मसावत आ जाएगी y2 इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई इन ब्रैकेट nt प्लस एक्स बाय लैम्डा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ओके, मुझे यकीन है आपको ये यहाँ तक ध्यान में आ गया होगा। ओके, तो हमने दो लहरें ले लिए, तरक्की पजीर लहरें, एक पॉजिटिव एक्स में जाने वाली और एक निगेटिव एक्स में जाने वाली। ओके, अब सवाल ये होगा कि जब ये दोनों लहरें एक दूसरे पर मुंतबिक होंगी, मतलब जब इन दोनों लहरों के दरमियान इंतबाक का अमल जब होगा, तो ऐसी सूरत में यहाँ पर हम इंतबाक का उसूल का जो फॉर्मूला था वो हम नोट डाउन कर सकते हैं। इंतबाक के उसूल के मुताबिक जो ज़र्रे का हटाव है वो हमेशा तमाम लहरों के, या अगर दो लहरें हैं तो दोनों लहरों के इनफिरादी हटाव के सिमती मजमूए के बराबर होता है। तो इस बात को हम फॉर्मूले में इस तरह से लिख सकते हैं y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। ओके,
ये हमारा इंतबाक का उसूल के मुताबिक ये फॉर्मूला आ गया। अब आप इसमें y1 और y2 की कीमतें ला के रख देते हैं, तो y इज इक्वल टू, आप लोग देखिए y1 की कीमत है a साइन 2 पाई इन ब्रैकेट nt माइनस एक्स बाय लैम्डा प्लस, अब इसमें ये हमारी पहली लहर थी, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाने वाली लहर, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, निगेटिव एक्स में आने वाली लहर को ऐड करेंगे। तो y2 की कीमत अगर मैं यहाँ लेता हूँ तो आ जाएगा a साइन 2 पाई इन ब्रैकेट nt प्लस एक्स बाय लैम्डा। ओके, तो जाने वाली लहर और आने वाली लहर दोनों मिक्स हो गए और ये इंतबाक का उसूल इस तरह से हमने यहाँ पे बयान कर दिया। ओके, अब आप देखिए कि दोनों में साइन के बाहर जो है वो a है। आप याद रखिए साइन के अंदर ये पूरी की पूरी एंगुलर क्वांटिटी है और इस माइनस साइन और इस प्लस साइन की वजह से जो एंगुलर क्वांटिटी जो है वो बदल गई है। मतलब आप इसके अंदर ऐसे नहीं इमेजिन कर सकते हो कि यहाँ से ये 2 पाई भी साइन के साथ में बाहर आ जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं अगर उनसे पूछा जाए कि बताओ इनमें कॉमन क्या क्या है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर a को 2 पाई को सबको कॉमन बता देते हैं, लेकिन आप ध्यान में रखिए कि साइन कॉस टेन वगैरह जो है उनके अंदर के जाविये अगर एक जैसे हैं तब उनको कॉमन के तौर पे निकाला जा सकता है। लेकिन यहाँ पे ये साइन के अंदर ये जाविये है, इस साइन के अंदर ये वाला जाविया है और दोनों जाविये मुख्तलिफ हैं, इसलिए उनको कॉमन नहीं निकालेंगे। कॉमन हम सिर्फ a निकाल सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ से a कॉमन निकालता हूँ तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू a, उसके बाद ब्रैकेट यहाँ पर आ जाएगा साइन 2 पाई इन ब्रैकेट nt माइनस एक्स बाय लैम्डा प्लस यहाँ से a कॉमन के रूप में बाहर चला गया तो बचेगा साइन 2 पाई इन ब्रैकेट nt प्लस एक्स बाय लैम्डा, और ये बड़ा ब्रैकेट यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ओके, अब आप देखिए कि ये वाला जो नंबर है, ये जो जाविया है, मैं इसको नाम दे देता हूँ c का, और ये वाला जो जाविया है मैं इसको नाम दे देता हूँ d का, जस्ट अपनी सहूलत के लिए। ओके, अपने आसानी से समझने के लिए मैं इसको c और d का नाम दे देता हूँ। तो फिर ये क्या चीज़ तैयार होगी यहाँ पर, ये बन गया साइन c प्लस साइन d। अब ये वाला जो फॉर्मूला है ये ट्रिग्नोमेट्री की एक स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है। ट्रिग्नोमेट्री में ये एक बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट एक इसका एक ज़ाब्ता होता है। मुझे यकीन है कि आप लोगों को वो ज़ाब्ता याद भी होगा, और अगर बिलफर्ज अगर आपको याद नहीं है तो कम से कम अब आप उसको याद कर लीजिए। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 कॉस सी माइनस डी बाय 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाय 2। एक बार फिर से आप देखिए और इसको याद करने की कोशिश कीजिए। साइन सी प्लस डी अगर है तो इसका हमेशा आइडेंटिटी में इसका जवाब क्या होगा, 2 कॉस, और कॉस के अंदर कौन सा जाविया है, सी माइनस डी बाय 2, कॉस में माइनस आएगा इनटू साइन सी प्लस डी बाय 2। ओके, ये फॉर्मूले को आप कहीं किसी जगह पे नोट डाउन करके रखिए और इसको याद करिए, क्योंकि इस ज़ाब्ते को यहाँ पर आपको अप्लाई करना है। ओके, और जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि c इतनी बड़ी टर्म है और d इतनी बड़ी टर्म है, तो जब आप इनको अप्लाई करोगे ये फॉर्मूले के अंदर तो ये काफ़ी बड़ा मामला जो है ये बनने वाला है। ओके, जब तक आपको ये फॉर्मूला याद नहीं होगा और जब तक आपकी इसमें आइडियाज़ क्लियर नहीं होंगे, आप इसको आगे सॉल्व करने में आपको काफ़ी दुश्वारी हो सकती है अगर आपको ये फॉर्मूला याद ना हो तो। ओके, और अब आपका पूरा कॉन्सेंट्रेशन जो है वो यहाँ चाहिए इसमें। चलो ठीक है, इसको आगे बढ़ाते हैं। इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे इस जगह पर, इस ब्रैकेट पर। ओके, तो चलो मैं इसको पहले मिटा देता हूँ। आप लोग हर स्टेप को जो है बराबर स्क्रीन को जो है रोक कर उसको पॉज करके जो है वो आप हर स्टेप को बराबर जो है वो नोट डाउन करते जाइए। चलो आगे बढ़ते हैं। ये आ जाएगा y इज इक्वल टू, अब ये फॉर्मूला मुझे अप्लाई करना है उस ब्रैकेट पर। तो सबसे पहले आप देखिए कि ब्रैकेट के बाहर a है तो a तो वैसे ही रहेगा, अंदर है 2 के बाद है cos, और cos के अंदर है c माइनस डी। अब सवाल ये आता है कि c कौन है और d कौन है, तो वो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। c जो है वो हम लोगों ने लिया था 2 पाई इन ब्रैकेट nt माइनस एक्स बाय लैम्डा, इसकी जगह पर।
यहाँ पर आएगा माइनस और उसके बाद डी, तो डी हमने लिया था 2 पाई इन ब्रैकेट एन टी प्लस एक्स बाय लैम्डा और अपॉन में आ जाएगा 2। ओके, इसके बाद आएगा इनटू, आप दोबारा से देखो अगर आपको डिफिकल्टी हो तो आप देखो c माइनस डी है, तो ये क्वांटिटी को c लिए थे और ये क्वांटिटी को d लिए, तो c माइनस डी और अपॉन में 2 है। उसके बाद इनटू, अब इनटू के बाद है ज़रब, तो ज़रब के आगे क्या है साइन, साइन में है c प्लस डी बाय 2। तो अब वही वाले नंबरों को हमको यहाँ लिखना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 2 पाई इन ब्रैकेट एन टी माइनस एक्स बाय लैम्डा प्लस 2 पाई इन ब्रैकेट एन टी प्लस एक्स बाय लैम्डा ब्रैकेट क्लोज अपॉन में 2, ये ब्रैकेट क्लोज और ये करली ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज हो गया। ओके, चलो अब हम, मुझे यकीन है आपको ये स्टेप समझ में आ गई होगी। c की जगह पर हमने उसकी कीमत रख दी, d की जगह पर उसकी कीमत रख दी, तो फॉर्मूला आ गया 2 cos c माइनस डी बाई 2 इंटू साइन c प्लस डी बाई 2। ओके, अब आप देखिए जो करली ब्रैकेट है उसको हम हटा सकते हैं, उसकी अब कोई ज़रूरत यहाँ नहीं बची है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं y इज इक्वल टू, ये a अंदर आ जाएगा तो ये बन जाएगा 2a, इसके बाद cos, और अब आप देखो cos के अंदर कुछ काम हम आराम से कर सकते हैं। एक ही इसमें अगर मैं यहाँ पर ये 2 कॉमन निकाल लेता हूँ, ये 2 और ये वाला 2 अगर कॉमन निकालता हूँ ऊपर से, मतलब न्यूमरेटर में से अगर मैं 2 कॉमन निकाल लिया, तो ये 2 से ये डिनोमिनेटर वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, और अगर इन दोनों को मैंने कैंसिल कर दिया तो जो चीज़ यहाँ बचेगी, ये पाई को मैं अंदर ले लेता हूँ ब्रैकेट के अंदर, तो ये आ जाएगा पाई एन टी माइनस पाई एक्स अपॉन लैम्डा। आप एक बार फिर से देखो, मैंने यहाँ पर ये 2 को कॉमन निकाला और वो दोनों जो ऊपर वाले जो 2 कॉमन निकालने के बाद जो चीज़ बची उसको मैंने नीचे वाले 2 के साथ कैंसिल कर दिया और ये चीज़ बाकी बची है। ओके, ये हो गया पहले वाला ब्रैकेट का एक्सपांशन पाई को अंदर लेकर। अब यहाँ पर माइनस साइन है तो मैं यहाँ लूँगा माइनस, माइनस के बाद अब ये वाला पाई जब अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा पाई एन टी, फिर ये माइनस साइन जब यहाँ आएगी तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और पाई उसके साथ में एक्स को मल्टीप्लाई करेगा तो पाई एक्स अपॉन लैम्डा। ये हो गया हमारा पहला ब्रैकेट। ओके, इसके बाद आएगा इनटू, फिर आएगा साइन। अब आप देखो साइन के अंदर भी वही चीज़ होने वाली है, हम ऊपर से ये 2 और ये 2 को कॉमन निकाल सकते हैं, और जैसे ही वो कॉमन निकलेगा वो 2 से ये 2 कट जाएगा। अगर ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बाकी जो बचा है बाहर ब्रैकेट के बाहर है पाई, यहाँ पर भी पाई है, तो ये इसको हम ब्रैकेट के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ये पाई अगर अंदर चला गया तो ये आ जाएगा पाई एन टी माइनस, ये पाई यहाँ आ गया, ये आ जाएगा पाई एक्स अपॉन लैम्डा। ओके, इसके बाद प्लस, अब ये पाई अगर यहाँ आ गया तो ये हो जाएगा पाई एन टी और प्लस, क्योंकि ये भी प्लस है और अंदर भी प्लस ही है तो वो प्लस ही रहना है, पाई अंदर आ जाएगा तो ये आ जाएगा पाई एक्स अपॉन लैम्डा ब्रैकेट क्लोज। आप लोग गौर से देखिए और हर स्टेप को बराबर समझकर बगैर कोई कंफ्यूजन के आप इसको नोट कीजिए। ओके, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से 2 को कॉमन निकाल कर हमने कैंसिल कर दिए, बाद में पाई को जो है अंदर हर ब्रैकेट को ओपन करके पाई को अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया, तो कुछ इस तरह से हो गया। यहाँ थोड़ा सा ये माइनस साइन की वजह से चेंज हुआ है, माइनस साइन जब अंदर जाएगी तो वो प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, बाकी कोई मसला इसमें है नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम इस इक्वेशन को और ज़्यादा आगे सॉल्व करते हैं। आप लोग बराबर हर स्टेप को इत्मीनान और सुकून के साथ जो है इसको नोट डाउन करते जाइए। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। अब यहाँ पर आप देखिए y इज इक्वल टू 2 टाइम्स a cos इन ब्रैकेट, यहाँ आप इस पे गौर करो पाई एन टी और माइनस पाई एन टी, तो एक प्लस पाई एन टी और एक माइनस पाई एन टी, तो जाहिर है दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये वाली टर्म के साथ में ये टर्म कैंसिल हो गई। इसके बाद बाकी बचा है माइनस पाई एक्स अपॉन लैम्डा और ये है माइनस पाई एक्स अपॉन लैम्डा, तो जाहिर है
जैसे कि एग्जांपल के तौर पर -2 वगैरह, तो वो हो जाएगा -4। यानी अगर दो नंबर अगर माइनस में है तो वो दोनों को प्लस ही करना पड़ता है, लेकिन उनकी जो साइन है वो माइनस होगी। ओके, तो ये वाली चीज़ हम यहाँ पर करने वाले हैं इस जगह पर। -πx/λ क्योंकि दो बार यानी ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा -2 टाइम्स πx/λ। ओके, क्योंकि दो है इसलिए वो प्लस हो जाएगा, तो उनको प्लस करेंगे लेकिन उनकी अलामत जो है माइनस की रहेगी, इनटू साइन। अब आप इसमें गौर करो कि यहाँ पर ये -πx/λ और ये +πx/λ है, तो ये माइनस वाली टर्म के साथ ये प्लस वाली टर्म कट गई, और अब जो चीज़ बची है वो क्या है, π/t + π/t। इसका मतलब ये हो जाएगा 2 टाइम्स π/t। ओके, तो साइन के अंदर आ गया 2π/t। अब यहाँ फिर से हम मुझे यकीन है आपको ये समझ में आ गया होगा और आपने इसको बराबर नोट डाउन कर लिए होंगे। ठीक है, अब हम इसमें और आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ एक आप चीज़ देखिए कि आपने मैथमेटिक्स के अंदर जो इनवर्स फंक्शन का जो कंसेप्ट आपने देखा होगा, जैसे अगर मान लो साइन के अंदर -θ है तो इसका जो जवाब है वो होता है -sin θ। मतलब ये जो माइनस साइन है उसकी वजह से पूरा का पूरा साइन नेगेटिव हो जाता। लेकिन जब आप कॉस की बात करते हैं तो कॉस ऑफ -θ जो है वो हमेशा cos θ के बराबर होता है। इस चीज़ को ध्यान में रख कर के कॉस जो है साइन का जो है वो अगर साइन के अंदर अगर कोई निगेटिव एंगल है तो पूरा जो जवाब है -sin θ हो जाएगा, यानी निगेटिव। लेकिन कोसाइन की बात अलग है, कॉस के अंदर अगर कोई निगेटिव आ गया है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉस ऑफ नेगेटिव थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू कॉस ऑफ पॉजिटिव थीटा। ठीक है, तो ये चीज़ को हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अब आप देखिए, इसको अगर मैं इस्तेमाल करता हूँ ये आइडिया को, ये कुछ ऐसा हो जाएगा y इज इक्वल टू 2a cos। ये माइनस साइन जो है वो उसका कोई मीनिंग नहीं है क्योंकि बाहर cos है, इसलिए माइनस साइन हट गई यहाँ पर, तो 2πx/λ इंटू साइन 2π/t। ओके, तो अब हमारे पास धीरे धीरे करके हम एक ऐसी इक्वेशन पर पहुंच गए जिसके अंदर एक कॉस वाली टर्म है और एक साइन वाली टर्म है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इससे पहले वाला जो चैप्टर था एहतेजाज, उस चैप्टर की तरफ मैं आपको एक बार आपका ध्यान उधर ले जाता हूं ताकि आपको बेसिक आइडिया जो है वो समझ में आ जाए। ठीक है, आप लोग देखिए, हमने एहतेजाज के टाइम पर हटाओ की एक मसावत पढ़े थे और वो मसावत ये वाली थी, x इज इक्वल टू a साइन ω/t प्लस फाई। ये जो ω/t प्लस फाई है इसको हम थीटा भी ले सकते हैं, तो इस तरह से आ जाएगा x इज इक्वल टू a साइन थीटा। ये वाली जो मसावत आपके सामने जो दिख रही है वो ये है कि अगर कोई ज़र्रा कोई चीज़ जो है अगर मान लो वो सादा मौसी की हरकत कर रही है तो उसमें हटाओ जो है उसका फॉर्मूला हमेशा उसका जो फॉर्मेट है वो कुछ इस तरह से होगा, ए यानी एम्पलीट्यूड, उसका हैता, और उसके बाद आएगा साइन वाला फंक्शन, साइन में होगा फेज। ठीक है, तो ये कंसेप्ट को अगर आप ध्यान में रखें तो यहाँ पर आप इस पर गौर करो कि जो नई लहर तैयार हुई वो भी एक सादा मौसी की लहर है। जो लहर तैयार हो रही है, जो साकिन लहर यहाँ पे बन रही है, तो एक्चुअली वो भी तो एक सादा मौसी की तरक्की पजीर लहर ही है, सादा मौसी की लहर ही है। उसमें जो पार्टिकल है वो सादा मौसी की तरक्की पजीर नहीं है, लेकिन तमाम ज़र्रात जो हैं वो वाइब्रेशन में है, तमाम ज़र्रात सादा मौसी की हरकत में, मतलब उन पर ये फॉर्मेट आ जाएगा। ये फॉर्मेट के हिसाब से हम उसके अंदर बात कर सकते हैं। और ये फॉर्मेट ये कह रहा है कि साइन से पहले एम्पलीट्यूड होता है, यानी साइन जो है, साइन वाली टर्म से पहले जो चीज़ होती है तो ये होता है हैता। ओके, शायद आपको मेरा जो बोलने का तरीका है शायद वो समझ में आ गया होगा। बताने का आइडिया जो है वो ये है कि जब कोई चीज़ SHM करेगी तो साइन वाला फंक्शन जो होता है उससे पहले जो भी होगा तो वो हैता होगा। ओके, अगर ऐसा है तो हम ये वाला कंसेप्ट अप्लाई करेंगे इस इक्वेशन के ऊपर। यहाँ पर हमको साइन यहाँ दिख रही है, इसका मतलब ये हुआ कि साइन से पहले जो कोई भी है तो जाहिर है साइन से पहले है ये, तो साइन से पहले ये वाली जो टर्म है पूरी की पूरी, इसको हम हैता के तौर पे लेंगे।
हम लोग ये फर्ज करेंगे कि मान लेंगे कि ये वाली की पूरी जो क्वांटिटी है, तो ये हैता है, ये एम्पलीट्यूड है उस साकिन लहर का। ओके, तो अगर मैं इसकी जगह पर साकिन लहर का हैता अगर फर्ज कर लेता हूं, मान लो कि वो हैता आर है, तो ऐसी सूरत में मेरे पास इक्वेशन जो बनेगी वो आ जाएगी y इज इक्वल टू, ये पूरा का पूरा नंबर यहां से गायब हो गया, इसी जगह पर आ गया r, और फिर यहां पर बचेगा साइन ब्रैकेट में 2 पाई एन टी। ओके, यकीनन आपको मालूम होगा कि 2 पाई एन किस चीज़ का फॉर्मूला है, आपको पता है 2 पाई एन जो है वो हमेशा ओमेगा होता है। अगर आप रोटेशनल डायनामिक्स के कुछ उसूलों को ध्यान में रखेंगे, वो फॉर्मूलों को याद रखेंगे, तो ये जो 2 पाई एन है एक्चुअली ये ओमेगा होता है। इसका मतलब ये आ गया y इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी, और इस तरीके से हमको जो इक्वेशन मिली वो SHM की इक्वेशन मिली। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इक्वेशन हमारे पास है, इतनी बड़ी जो इक्वेशन हमको मिली साकिन लहर के वास्ते, जो इक्वेशन मिली एक्चुअली ये सादा मौसीकी तरह की सादा मौसीकी टाइप की ही लहर है, यानी इसमें भी तमाम ज़रा जो है वो SHM ही कर रहे हैं। अब सवाल ये होता है कि हम इस इक्वेशन पर से हम कौन सी बातों का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ओके, तो आइए हम थोड़ा सा इसमें और डीप में हम थोड़ा सा इसमें गौर करते हैं। आप देखिए, इसमें सबसे पहली जो चीज़, अगर मैं यहाँ पर इस r को कांस्टेंट के तौर पे अगर फर्ज कर लूँ, ओके, तो y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट साइन ओमेगा टी, मतलब एक चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि y जो है इट इज़ ए फंक्शन ऑफ टाइम। ओके, यानी जो साकिन लहर के अंदर जो हटाव जो होगा, ज़र्रात का जो हटाव होगा उमूरी अंदाज में वाई महवर के अलॉन्ग में जो होगा, तो वो एक्स पे डिपेंड ही नहीं करेगा, बल्कि वो काय पे डिपेंड करेगा, टाइम पर डिपेंड। यानी हमको यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जो हटाव है वो टाइम का फंक्शन है। ओके, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा और गौर करेंगे, मैंने इसकी जगह पर r लिया हूँ और r के फॉर्मूले में x है, ये वेरिएबल x जो है वो यहाँ पर मौजूद है। इसका मतलब इस r के बारे में मैं बोल सकता हूँ कि r जो है इट इज़ ए फंक्शन ऑफ x। ओके, मुझे यकीन है कि आपको डेफिनेटली ये बात समझ में आ रही होगी। तो y के बारे में हमको क्या नज़र आया, y इज़ ए फंक्शन ऑफ टाइम, ओके, t, और r जो है इट इज़ ए फंक्शन ऑफ x। x का मतलब है स्पेस, यानी जगह या फासला या हटाव। ओके, तो इस तरीके से, और ये r का फंक्शन और ये t का फंक्शन दोनों y में मौजूद हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर इन दोनों बातों को कंबाइन करके अगर बात करना चाहें तो हम ये बोल सकते हैं कि y इज़ ए फंक्शन ऑफ x एंड t, मतलब साकिन लहर के अंदर ये वाली जो चीज़ है कि हटाव जो है वो स्पेस पर और टाइम पर दोनों पर डिपेंड होता है, ये चीज़ हमको यहाँ पर नज़र आ रही है। लेकिन सबसे ख़ास बात उसमें ये है कि बेसिक अगर हम यहाँ रिलेशन पे ध्यान दें तो वो ये वाला रहेगा, इसमें जो हटाव जो रहेगा, मतलब उमूदी अंदाज में लहर का जो हटाव है, तो वो स्पेस पे डिपेंड नहीं करेगा, वो सिर्फ टाइम पर डिपेंड करेगा। और इसीलिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसी लहर होगी जो उफ़क़ी अंदाज में, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन में वो हटाव यानी एक्स जो है वो तैयार नहीं करेगी, मतलब वो अपनी जगह पे रुकी हुई रहेगी। इसीलिए हम उसको कह सकते हैं कि वो एक साकिन लहर है, या वो एक ऐसी लहर है जो अपनी जगह पे रुकी हुई होती है। ओके, आइए अब हम यहाँ पर हमारा मतलब इस मैथमेटिकल पोर्शन का एक पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम थोड़ा सा इसमें और ज़्यादा बारीकी पे हम गौर करते हैं इसमें। अब देखिए, अभी हमने देखा कि साकिन लहर जो तैयार हुई, उस साकिन लहर में हटाव की जो इक्वेशन हमको मिली थी, ओके, आइए अब हम दो स्पेशल केसेस जो हैं वो इसमें देखते हैं। क्योंकि हमने अभी शुरू में देखा था कि साकिन लहर में दो स्पेशल नुकात होते हैं, एक नोड और एक एंटी नोड। तो अब हम उन्हीं की डिटेल्स यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा केस 1। अब केस 1 जो है वो हम नोड्स की स्टडी करने की कोशिश करते हैं। ओके, आप देखिए, हमने अभी कुछ देर पहले जो
साकिन लहर के लिए जो हम लोगों ने मसावत बनाए थे, वो मसावत हमको मिली थी y इज इक्वल टू आर साइन इन ब्रैकेट 2 पाई nt। ओके, इसमें ये जो r है ये था हैता, उस साकिन लहर का हैता, और इसका खुद का जो फॉर्मूला था जो हमने सपोज किए थे जिसकी जगह पर, वो था 2 टाइम्स a इंटू कॉस इन ब्रैकेट 2 पाई x बाय लैम्डा। ओके, आपको याद होगा ये? तो ये इक्वेशन हमारे लिए अब इम्पॉर्टेंट रहेगी, यानी हम r को बेस बनाकर, यानी r का ये वाला फॉर्मूला हम बेस बनाकर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहला केस नोड्स के लिए। सबसे पहले आप देखिए कि नोड या उगदे जो है वो साकिन लहर में ऐसे ज़रात होते हैं जिनका इर्तियाश सिफर होता है, मतलब नोड्स जो है इनके लिए आर की कीमत ज़ीरो होती है, उनका इर्तियाश ज़ीरो होता है। तो हम आर इक्वल टू ज़ीरो यहाँ ले लेंगे। अगर मैं आर की कीमत ज़ीरो ले लेता हूँ तो यह आ जाएगा 2 टाइम्स a cos 2 पाई x बाय लैम्डा इक्वल टू ज़ीरो। ओके, ठीक है। तो नोड्स की तारीफ पर से मैंने पहले आर की कीमत डिसाइड किया कि आर जो है वो ज़ीरो होगा, और उस पर से हमारे पास आर की मतलब ये वाली कीमत जो है वो ज़ीरो हो गई। ओके, चलो इसको अब सॉल्व करते हैं। आप लोग देखिए, इसमें अगर मैं 2 पाई को उधर शिफ्ट कर दूं, यहाँ पे ये जो 2 पाई है ये यहाँ पर ज़रब में है, जब मैं इसको उधर भेजूंगा तो ये नीचे चले जाएगा, अपॉन में चले जाएगा। ओके, और अगर ये अपॉन में चला गया तो मुझे जो चीज़ मिलेगी वो मिलेगी cos 2 पाई x बाय लैम्डा इज इक्वल टू 0 अपॉन 2a, मतलब 0। ठीक है, ये आ गया cos ऑफ दिस एंगल इज इक्वल टू 0। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि वो कौन सा जाविया है जिसके लिए cos की कीमत 0 होती है। तो आप अपने दिमाग पर जोर डालिए, आप लोगों ने 10th क्लास में, 9th वगैरह में और 11 में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि साइन 90 डिग्री जो है वो 0 होता है। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो एंगल है तो ये 90 होना चाहिए। 90 का दूसरा मतलब π/2 भी है, अगर हम रेडियन में अगर बात करें तो वो π/2 भी होगा। तो इस तरीके से एक चीज़ हमको जो यहाँ नज़र आ रही है वो ये है कि अगर cos ये वाला एंगल इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये है कि ये जो एंगल है 2 पाई x बाय लैम्डा, तो ये डेफिनेटली 90 होना चाहिए, मतलब इसकी कीमत होना चाहिए π/2। लेकिन आप लोग एक और चीज़ पे गौर करो कि साइन और कोसाइन ये दोनों जो है ये पीरियाडिक फंक्शंस हैं, ये साइक्लिक फंक्शन है, मतलब ये आप इनकी वैल्यूज है वो किसी एक जगह पे नहीं, ये एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद ये रिपीट होते हैं। तो अगर cos π/2 अगर 0 होता है तो ये इस और जो है अगली जो वैल्यू इसके अंदर आएगी 180 डिग्री अगर आपने इसमें ऐड कर दिए तो ये वैल्यू और रिपीट हो जाएगी। ओके, अब आप गौर करो, अगर मैं π/2 के अंदर पाई ऐड कर देता हूँ, यानी π/1, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई प्लस 1 यानी 3 π/2। तो अगली कीमत जिसके लिए ये वैल्यू रिपीट होगी वो होगी 3 π/2। ओके, अब आप देखो कि यहाँ पर कोई नहीं है, मतलब 1 π/2 है, फिर 3 π/2 है, तो 1 के बाद 3 आया, मतलब 3 के बाद आएगा 5 π/2 वगैरह वगैरह। ओके, तो ये जो एंगल हमको यहाँ पर मिला, कौन सा एंगल 2 पाई x बाय लैम्डा, सॉरी 2 पाई x, हाँ 2 पाई x बाय लैम्डा, ये जो कीमत हमको यहाँ पर मिला, इसकी जो कीमत मिली वो हमको π/2 मिलेगी, या 3 π/2 या 5 π/2 या 7 π/2 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, तो यहाँ एक चीज़ और कंफर्म हो रही है कि यहाँ पर ये इतनी सारी जो अलग अलग वैल्यूज़ हमको जो मिल रही हैं, ये तमाम वैल्यूज़ खुद ये बता रही है कि हमको नोड्स जो है वो कोई एक नोड नहीं मिलेगा बल्कि लगातार नोड मिलेंगे। ये नोड नंबर 1 है, ये नोड नंबर 2, ये नोड नंबर 3, इस तरीके से। ठीक है, तो चलिए पहले हम यहाँ पर फर्स्ट नोड जो है उसको देखते हैं। अगर मैं इसमें फर्स्ट नोड की अगर बात करूँ तो वो आएगा 2 पाई, मैं x की जगह पर x1 ले लेता हूँ, तो 2 पाई x1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू पहली कीमत लेना पड़ेगा तो π/2। अब इसको अगर सॉल्व करें तो आप लोग देखो यहाँ पर ये पाई है, ये पाई से कट जाएगा,
और ये 2/λ को अगर मैं उधर शिफ्ट करता हूँ तो मुझे मिलेगा x1 इज इक्वल टू, ये लैम्डा ऊपर चला जाएगा और ये 2 नीचे आएगा तो 2 2 का 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर x1 की कीमत आ गई λ/4। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमको यहाँ पर मिला कि फर्स्ट नोड जो है, पहला नोड जो है वो साकिन लहर में कभी भी शुरू में नहीं मिलेगा, बल्कि वो मबदे से मतलब ओरिजिन से या सोर्स से λ/2 फासले पर तैयार होगा। ओके, तो पहला नोड हमेशा कहाँ तैयार होता है? λ/4 फासले पर तैयार होता है। तो ये पहला रिजल्ट हमको यहाँ पर मिल गया है। मैं इसको यहाँ नोट डाउन कर देता हूँ, x1 इज इक्वल टू λ/4। ओके, अब हम आगे बढ़ाते हैं। अब हम फर्स्ट नोड की जगह पर अब हम सेकंड नोड लेंगे। ओके, तो अगर मुझे सेकंड नोड लेना है तो मैं ले लूँगा x2, 2πx2/λ इज इक्वल टू, अब सेकंड वैल्यू लेना पड़ेगा, वो आ जाएगा 3π/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। आप लोग देखो यहाँ पर ये पाई से पाई कट जाएगा, तो फिर x2 की वैल्यू आ जाएगी। ये लैम्डा को मुझे ऊपर लेना पड़ेगा, ये 2 को नीचे लाना पड़ेगा। लैम्डा यहाँ पर ऊपर अगर गया तो ये होगा 3λ/2 / 2 इज 4। तो मुझे यहाँ पर सेकंड नोड का जो फासला मिला x2 इज इक्वल टू, वो आ गया 3λ/4। ओके, अगर हम चाहें तो इस तरीके से तीसरा नोड भी ले सकते हैं। तीसरे नोड के टाइम पर हम ये वैल्यू ले लेंगे और उस मुनासिबत से देखा जाए तो वो हो जाएगा 5λ/4। इसके बाद हम जितने चाहें उतने नोड ले सकते हैं। ठीक है, अब सवाल ये आएगा कि दो लगातार नोड के दरमियान का फासला क्या लेंगे। तो बहुत आसानी के साथ आप उसको समझ सकते हो। मान लो कि ये साकिन लहर की बुनियादी लाइन है और इस जगह पर सोर्स है, यानी यहाँ पर मंबा है। तो अभी जैसा मैंने आपको बताया था कि पहला जो नोड है वो हमेशा मान लो कि ये नोड नंबर 1 है, तो अभी मैंने जो बताया था आपको वो ये था कि ये वाला फासला λ/4 होगा। ओके, फिर उसके बाद नोड नंबर 2 आएगा, तो नोड नंबर 2 का जो ओरिजिन के साथ जो फासला रहेगा वो होगा 3λ/4। अगर आपसे ये पूछा जाए कि दो नोड्स के दरमियान का फासला क्या होगा, मतलब अगर आपका सवाल ये हो कि ये फासला जो है ये क्या होगा, तो आप इस फिगर को देखकर इजीली आप समझ सकते हो कि इस बड़े फासले में से अगर ये फासला घटा दिया जाए, अगर इसको माइनस कर दिया जाए, आपको ये फासला मिल जाएगा। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली जो चीज़ है जिसको हमने x1 बोला है और ये वाली जो चीज़ है ये x2 है। तो अगर मैं x2 में से x1 को अगर निकाल देता हूँ, उन दोनों की अगर मैं तफरीक कर देता हूँ, डिफरेंस लेता हूँ, तो जो नंबर मुझे मिलेगा वो मिलेगा नोड नंबर 1 और नोड नंबर 2 के दरमियान का फासला। तो इस लिहाज से अगर हम बात करें, मुझे यकीन है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि दो लगातार नोड्स के दरमियान का फासला, अगर हम उसको डेल्टा x से डिनोट करें तो डेल्टा x की जो कीमत होगी इट विल बी x2 - x1। अब हम यहाँ पर x1 और x2 की वैल्यूज जो है वो ला के रख देते हैं, ये वैल्यूज। तो x2 की वैल्यू है 3λ/4 -λ/4, और अब आप देखिए नीचे 4 कॉमन है तो ऊपर वालों का डायरेक्ट डिफरेंस हो जाएगा। तो 3λ - λ मीन्स 2λ/4, जाहिर है 2 से ये कैंसिल हो जाता और इस तरह से आपको मिलेगा डेल्टा x इज इक्वल टू λ/2। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिए कि जब साकिन लहर तैयार होती है उस वक्त दो लगातार नोड्स का जो दरमियानी फासला है वो λ/2 होता है। और क्योंकि साकिन लहर सिमेट्रिकल होती है, इसीलिए हम ये भी कह सकते हैं कि अगर दो नोड्स के दरमियान का फासला λ/2 है तो फिर दो एंटी नोड के दरमियान का फासला भी λ/2 होता है। ठीक है, ये हमारा पहला केस यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब बाय यूजिंग सिमेट्री हम बोल सकते हैं कि एंटी नोड के दरमियान का फासला भी λ/2 होगा। लेकिन अगर हमको ये कहा जाए कि प्रूफ करना है कि आप प्रूफ कीजिए कि कैसे एंटी नोड के दरमियान का फासला जो है वो λ/2 होता है, तो हम उसको भी प्रूफ कर सकते हैं। उसके लिए हम हमारा केस नंबर 2 जो है वो कंसीडर करेंगे। जाहिर है केस नंबर 2 हम लोग लेंगे एंटी नोड्स के लिए। अब सवाल ये आएगा सबसे पहले इसके अंदर कि एंटी नोड होता क्या है। एंटी नोड का मतलब होता है साकिन लहर में पाया जाने वाला ऐसा जर्रा जिसका हैता आजम होता है। अभी हमने कुछ देर पहले पढ़े थे। तो
उसको हम थोड़ा सा बाय यूजिंग ए पिक्चर हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। आप देखिए, मान लो कि ये साकिन लहर के अलग अलग हल्के जो है वो इस तरह से तैयार होते हैं जैसा अभी हमने देखे थे। इसमें पहले वाले हल्के में अगर हम बात करें तो ये नोड नंबर 1 है और ये नोड नंबर 2 है, और ये बीचों बीच वाला ये वाला जो पॉइंट है तो ये हमारा एंटी नोड है। ओके, सवाल ये आएगा कि ये एंटी नोड की कीमत मतलब उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा। तो बहुत इजीली आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसमें आप देखिए, ये ऊपर वाली जो लहर है, ऊपर वाली लहर के लिए ये वाला जो फासला है ये होगा एम्पलीट्यूड के बराबर, यानी ए के बराबर। और ये नीचे वाली जो लहर है इसके लिए अगर आप ये वाला फासला लेंगे तो ये फासला इसका एम्पलीट्यूड होगा ए। और हमने साकिन लहर की डेफिनेशन के टाइम पर बोले थे कि दोनों लहरें जो है उनका एम्पलीट्यूड सेम होता है, मतलब अगर ये ए है तो ये भी ए है। और इस तरीके से अगर हम बात करें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टोटल फासला कितना है तो डेफिनेटली आ जाएगा ए प्लस ए। इसका मतलब आर जो है उसकी कीमत आ जाएगी 2 टाइम्स ए के बराबर। मुझे यकीन है आपको ये फिगर पर से ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो जब हम एंटी नोड की बात करेंगे तो एंटी नोड के टाइम पर हमको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि एंटी नोड साकिन लहर के स्टेशनरी वेव्स के वो पार्टिकल्स वो ज़र्रात होते हैं जिनका इर्तियाश जो है, जिनका वाइब्रेशन मैक्सिमम होता है, आज़म होता है। लेकिन आज़म मतलब कितना, तो आज़म का मतलब ये है 2a। उनका जो इर्तियाश का जो रहता है वो हमेशा 2a के बराबर होता है। ओके, अब अगर ये कीमत 2a के बराबर है तो अब हम r की जो हमारी पुरानी जो मसावत थी अब हम उसको वापस रिकॉल करते हैं। आप देखिए, हमने r की मसावत लिए थे 2 टाइम्स a cos 2 पाई x बाय लैम्डा। इसकी जगह पर हमने r लिया था, ठीक है। और r की कीमत एंटी नोड के लिए 2a है, तो हम ये कीमत को 2a के बराबर कर देंगे अगर हमको एंटी नोड्स की स्टडी करना है तो इसका मतलब ये कुछ ऐसा हो जाएगा 2 टाइम्स a cos 2 पाई x ओवर लैम्डा इज इक्वल टू 2a। ओके, अब आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पर ये 2a जो है वो इनटू है, मल्टीप्लाइड है। अगर मैं इसको उधर शिफ्ट करता हूँ तो वो अपॉन में चला जाएगा। इसका मतलब हमको जो चीज़ मिलेगी वो मिलेगी cos 2 पाई x ओवर लैम्डा इज इक्वल टू 2a अपॉन 2a एंड इट विल बी 1। ओके, तो cos की कीमत जो है cos ऑफ दिस एंगल, ये जो जाविया यहाँ पर है इसके cos की जो वैल्यू हमको मिली वो 1 मिली। अब आप फिर से सोचिए कि वो कौन सा जाविया था जिसके लिए cos की कीमत 1 आती है। तो आपके दिमाग में फौरन ये फॉर्मूला रिकॉल होगा कि cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, बराबर है। cos 0 जो है वो हमेशा 1 होता है। अब अगर 0 अगर 1 होता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो एंगल है इट मस्ट बी 0, ये 0 होना चाहिए। तो फिर इस मुनासिबत से अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर इसको कुछ इस तरीके से ले सकते हैं कि ये जो क्वांटिटी हमारे पास है 2 पाई x ओवर लैम्डा, इसकी कीमत जो है वो 0 होना चाहिए, 0 डिग्री या 0 रेडियन होना चाहिए। ओके, अब एक और चीज़ पर आप गौर करो कि कोसाइन की जो कीमत है cos 0 1 होता है। उसी तरीके से अगर हम cos ऑफ 180 डिग्री लेते हैं तो उसकी वैल्यू आ जाएगी -1। और अगर हम मॉड लेते हैं इन कीमतों का तो -1 और +1 सेम मैग्नीट्यूड होती है, सेम मॉड की कीमतें जो है वो सेम होती है। और फिर एक और चीज़ है, मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया था कि साइन और कोसाइन जो है वो पीरियाडिक फंक्शन है, मतलब वो साइक्लिक फंक्शन है, वो अपने आप को रिपीट करते हैं। तो इस लिहाज से अगर बात करें तो अगर 2 पाई x बाय लैम्डा की कीमत अगर 0 मिली है तो ये कीमत रिपीट होगी पाई रेडियन के बाद, फिर और रिपीट होगी पाई प्लस पाई मतलब 2 पाई रेडियन के बाद, फिर 3 पाई रेडियन के बाद एंड सो ऑन। तो ये तमाम एंगल्स के लिए ये कीमतें आती जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि एंटी नोड इतने मरतबा मिलेगा, यानी इनफाइनाइट टाइम्स। तो पहले हमको मिला था कि नोड जो है वो इनफाइनाइट टाइम्स हमको मिला था, कई मतलब बहुत सारे नोड हमको मिले थे। अब हमको मिल रहा है कि एंटी नोड जो है वो भी बहुत सारे मिलेंगे। पहला एंटी नोड यहाँ मिलेगा, दूसरा एंटी नोड इसके लिए, तीसरा एंटी नोड इसके लिए, चौथा एंटी नोड इसके लिए। ओके,
चलो शुरू करते हैं। अब हम आगे पहला नोड लेते हैं, तो सॉरी पहला एंटी नोड लेते हैं। अब अगर पहला एंटी नोड लें तो ये आ जाएगा 2 पाई x1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू पहली कीमत, और जाहिर है पहला एंटी नोड काय के लिए मिलेगा, 0 के लिए, 0। अब मैं x1 की वैल्यू अगर निकालना चाहूँ तो ये 2 पाई ओवर लैम्डा इधर जाएगा, जब ये 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0। इसका मतलब ये हुआ x1 इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि मबदे से जो फासला है ना, ओरिजिन के साथ में जो फासला है वो 0 है, मतलब खुद ओरिजिन। तो एक चीज यहाँ पर साबित हो रही है, एक चीज कंफर्म हो रही है, और वो ये है कि जब भी कोई साकिन लहर बनेगी उस साकिन लहर में मबदा जो रहेगा, ओरिजिन जो रहेगा, वो खुद पहला एंटी नोड होगा। तो पहला एंटी नोड हमेशा शुरू में तैयार होता है। ओके, हमने देखा था ये तो कुछ देर पहले कि पहला नोड जो है वो लैम्डा बाय 4 फासले पे तैयार हुआ था, और अब हमने प्रूफ कर दिए कि पहला एंटी नोड जो है वो हमेशा स्टार्ट में तैयार होगा 0 फासले पर, मतलब जहां पर ओरिजिन है, जहां पर मबदा है, उसी जगह पर पहला एंटी नोड बनेगा। तो मैं इस चीज को यहाँ नोट डाउन कर देता हूँ, x1 इक्वल टू 0। तो पहला एंटी नोड 0 फासले पर हमको मिला। ओके, आइए अब हम यहाँ पर सेकंड एंटी नोड की बात करते हैं। अगर हम सेकंड एंटी नोड लेंगे तो आप लोग देखो क्या हो सकता है। सेकंड एंटी नोड क्या आ जाएगा, 2 पाई x2 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू सेकंड वैल्यू, जाहिर है पाई, और इस मुनासिबत से अगर बात करें तो x2 इज इक्वल टू आ जाएगा, ये लैम्डा ऊपर जाएगा 2 पाई अपॉन में, इसका मतलब ये हो जाएगा पाई इंटू लैम्डा अपॉन 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल हुआ, ये हो जाएगा x2 इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2। तो एंटी नोड नंबर 2 का फासला हमको जो मिला वो मिला x2 इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2। सेम ऐसे ही आप थर्ड, फोर्थ, जितने चाहो उतने एंटी नोड जो है उनके फासले यहाँ पर बना सकते हैं, उनकी कीमतें जो है वो मालूम कर सकते हो। अब सवाल ये आएगा कि दो लगातार एंटी नोड के दरमियान का फासला क्या होगा। तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, अभी हमने कुछ देर पहले देखा था, डेल्टा एक्स, मतलब दो लगातार एंटी नोड के दरमियान का फासला डेल्टा एक्स विल बी x2 माइनस x1, यानी सेकंड वाले एंटी नोड में से फर्स्ट वाला एंटी नोड जो है माइनस कर दो। जब आप इनको माइनस करोगे ये आ जाएगा डेल्टा एक्स इज इक्वल टू x2 की वैल्यू है लैम्डा बाय 2 माइनस x1 की वैल्यू है 0, जाहिर है ये आ जाएगा डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2। इसका मतलब हमने प्रूफ कर दिए कि दो लगातार एंटी नोड जो हैं उनके दरमियान का फासला जो है वो लैम्डा बाय 2 होता है। तो इस तरह से हम मैथमेटिकली इस बात को प्रूफ कर सकते हैं कि साकिन लहर जब भी बनेगी उसमें दो लगातार नोड्स का दरमियान का फासला भी लैम्डा बाय 2 होता है, और दो लगातार एंटी नोड के दरमियान का फासला भी लैम्डा बाय 2 होता है। इसी तरीके से एक और चीज़ जो है यहाँ पर आप प्रूफ कर सकते हैं, और वो ये है कि हमने अभी कुछ देर पहले जो देखा था कि पहला जो नोड है वो लैम्डा बाय 4 फासले पे तैयार हुआ था। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर पहला नोड जो है उसको x1 से अगर उसके फासले को डिनोट करूं तो वो फासला था लैम्डा बाय 4, और मान लो कि पहला एंटी नोड को मैं x1 डैश से अगर जाहिर करूं तो वो हमको मिला था 0। इसका मतलब अगर मुझे पहले नोड और पहले एंटी नोड के दरमियान का फासला अगर लेना है तो वो फासला जो है वो आ जाएगा पहले नोड का फासला माइनस पहले एंटी नोड का फासला, तो वो आ जाएगा लैम्डा बाय 4 माइनस 0। इसका मतलब डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू लैम्डा बाय 4। मतलब यहाँ पर हम ये भी प्रूफ कर सकते हैं कि एक नोड से अगले एंटी नोड के दरमियान का फासला लैम्डा बाय 4 होता है। ओके, तो इससे रिलेटेड किसी भी तरह का कोई सवाल जो है वो बनाया जा सकता है, कैसा भी कोई एक MCQ जो है वो इस पूरे टॉपिक पर जो है वो पूछ सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को याद रखने के लिए मैं आपको एक लाइन, नंबर लाइन जैसी चीज़ आपको बताने की कोशिश कर देता हूँ। आप इसको अगर याद रखेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी। मान लो कि ये मंबा है, ये नोड नंबर 1 है, ये नोड नंबर 2 है, ये नोड नंबर 3 है, ये नोड नंबर 4 है, ये नोड नंबर 5 है। अब आप देखिए कि दो लगातार नोड और एंटी नोड के दरमियान का जो फासला है वो हमेशा लैम्डा बाय 4 होता है, और दो नोड्स के दरमियान एक एंटी नोड होता है। तो सबसे पहली चीज़ आप ध्यान में रखिए
ये जो हमारा जो सोर्स है ये खुद हमारा एंटी नोड होगा। ओके, तो ये हमारा एंटी नोड नंबर 1 होगा। इसके बाद एंटी नोड नंबर 2 जो है वो यहाँ होगा इन दोनों के दरमियान। तो ये हमारा एंटी नोड नंबर 2, ये दो के दरमियान, यहाँ पर ये एंटी नोड नंबर 3, इन दोनों के दरमियान ये एंटी नोड नंबर 4, ये एंटी नोड नंबर 5, और इसी तरह से हम और बना सकते हैं आगे। ओके, अब आप देखिए, अगर हम इनके फासलों को अगर डिसाइड करें तो इनके फासले कुछ इस तरह से होंगे। यहाँ पर इन दोनों के दरमियान का फासला होगा λ/4। फिर अगर मैं इन दोनों के दरमियान का फासला लूंगा तो ये भी λ/4 होगा। यानी अगर आप सिमेट्रिकल डायग्राम बराबर अगर मेजरमेंट लेके बनाएंगे, मैंने तो रफ तरीके से बनाया हूँ इसलिए मुझे ये बड़ा और ये छोटा दिख रहा है, लेकिन ये एक्चुअली λ/4 है दोनों भी। ओके, उसी तरीके से अगर आप ये वाला फासला लेंगे तो ये भी λ/4, ये वाला फासला लेंगे λ/4। तो कहीं पर भी कोई भी नोड और कोई भी एंटी नोड के दरमियान का फासला लेंगे वो हमेशा λ/4 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे अगर कोई भी सवाल अगर पूछा जाए तो आप उसको कर सकते हो। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि पहले नोड और चौथे एंटी नोड के दरमियान का फासला क्या होता है। सवाल क्या पूछा मैंने, पहले नोड और चौथे एंटी नोड के दरमियान का फासला क्या होता है। ओके, इन नोड नंबर 1 और एंटी नोड नंबर 4 के दरमियान का फासला। अब आप गौर से देखो, नोड नंबर 1 ये है, एंटी नोड नंबर 4 ये है, तो आपको ये वाला फासला मालूम करना है। तो कैसे मालूम करोगे, एकदम इजी है। आप देखिए, यहाँ से यहाँ तक का फासला, ये इसको मैं नंबर 1, इसको नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, मतलब टोटल मिलाकर ये 6 अलग अलग फासले बन गए। और ये हर फासला कितना है, λ/4। तो इसकी जो कीमत है वो हो गई 6 λ/4। और अगर इसकी कीमत अगर लेना है तो ये 1 है, इसका मतलब ये आ गया λ/4। तो इसमें से आप इसको माइनस कर दो, जाहिर ये हो जाएगा 6 λ/4 माइनस λ/4, आपका आंसर आ जाएगा 6 - 1 यानी 5 λ/4। तो इस तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि नोड नंबर 1 और एंटी नोड नंबर 4 के बीच का फासला क्या होगा तो इट विल बी 5 λ/4। तो कोई भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है, उसके लिए आप एक ऐसी सिमेट्रिकल एक नंबर लाइन पहले बना लो। और जो आइडिया मैंने अभी आपको बताया हूँ कि एक नोड और बाजू वाला एंटी नोड जो है वो λ/4 फासले पर होगा, तो उस पर से आप उसको अंदाज़ा लगाकर जो है उसको मालूम कर सकते हो। ओके, मुझे यकीन है कि आपको ये पूरी तमाम चीज़ें जो है वो समझ में आई होंगी। आप स्टडी करते रहिए और जो भी डिफ़िकल्टीज़ हों तो वो आप मेरे साथ शेयर करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।